हम लोगों ने अभी तक नेशनल इनकम से संबंधित और अकाउंटिंग जो उसकी रिलेटेड है, जो नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड अकाउंटिंग का जो सिस्टम है, उस पर आधारित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। हम लोगों ने जीडीपी के बारे में पढ़ा, जीएनपी के बारे में पढ़ा और उसके साथ साथ नेशनल इनकम के कैलकुलेशन से संबंधित इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इन सब चीज़ों पर चर्चा हमने की। इसके अलावा नेशनल इनकम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण शब्द थे, एक वीडियो में हमने उसके बारे में भी चर्चा की है, जिसमें सारे टर्म्स आपको बताए गए हैं। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, बेसिक प्राइस, प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडी, प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्ट सब्सिडी, जितने भी टर्म जहां जहां यूज होते हैं वो सब आपको बताने का प्रयास किया गया है। अब कभी कभी एक प्रश्न कभी हमारे मन में आता है कि जब जीडीपी का उपयोग हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम में किसी भी अर्थव्यवस्था को मेजर करने के लिए उसके टोटल जो वैल्यू था गुड्स और सर्विसेज के, तो उस वैल्यू को चेंज करके उस टोटल वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते थे जीडीपी के आधार पर, उसमें चेंजेस लाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि 2015 में जो एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस में कुछ चेंजेस लाए गए थे कि पहले जीडीपी एट मार्केट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। लेकिन 2015 में जो अकाउंटिंग सिस्टम में चेंज आया तो उसमें एक बड़ा बदलाव आया कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइस, जीवीए एट बेसिक प्राइस जो है उसको महत्व दिया गया। जीबी एट बेसिक प्राइस जो है, जिसके बारे में हमने आपको कई बार बताया भी है, जीबी एट बेसिक प्राइस का मतलब क्या हुआ कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन। अब यहाँ पर ये बात उठती है कि क्या ग्रॉस वैल्यू एडिशन के बारे में मालूम है आपको? तो देखिए, हमने पिछले कुछ वीडियोस में आपको ग्रॉस वैल्यू एडिशन के बारे में खूब बताया है, बार बार बताया है। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन के बारे में यहाँ पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, कंपैरिजन करने के दृष्टिकोण से, यानी जीडीपी और जीबीए में जहाँ कंपैरिजन करना होगा वहां जरूर हम इसका जिक्र करेंगे कि जीबीए क्या है। तो जीबीए एट बेसिक प्राइस बिकम द प्राइमरी मेजर ऑफ आउटपुट अक्रॉस द इकोनॉमीज वेरियस सेक्टर्स एंड व्हेन एडेड टू नेट taxes on products amounts to GDP। यानी क्या बोल रहा है ये कि देखिए, एक समय था जब हम लोग ध्यान देते थे कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया तो हमें लगता था कि हमने जो है इकोनॉमी को मेजर कर लिया। लेकिन 2015, स्पेशली इन जनवरी 2015 में एक चेंज आया और उस समय ये कहा गया कि हमें जीबीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है उसको बेसिक प्राइस पर कैलकुलेट करना है। बेसिक प्राइस, अब ये वर्ड आपको टर्मिनोलॉजी में बताया गया है, 3 शब्द, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि फैक्टर कॉस्ट अगर बोला तो मतलब क्या हुआ कि वो चीजें, वो वस्तु या वो साधन, यानी कि वो सोर्सेज जो प्रोडक्शन के लिए मूल रूप से जरूरी थे, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब उसमें अगर हमने प्रोडक्शन टैक्सेज को जोड़ दिए और उसमें से प्रोडक्शन सब्सिडी को घटा दिया तो वो फिर फैक्टर कॉस्ट नहीं रह जाता, वो हो जाता बेसिक प्राइस, वो हो जाता है बेसिक प्राइस। तो यहां पर जब हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकालेंगे तो वो निकालेंगे हम बेसिक प्राइस पर, और जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन बेसिक प्राइस पर निकालते हैं उसमें ऐड कर देते हैं नेट टैक्सेस। नेट टैक्सेस मतलब जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं,
क्या ऐड कर देंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब ये हुआ कि जो फाइनली जो टैक्स सरकार ने लगाए हैं वस्तु पर यानी ऑब्जेक्ट्स पर या सर्विसेज पर, उस बेसिक प्राइस में उसे ऐड कर देंगे, यानी कि प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। प्रोडक्ट टैक्स में से प्रोडक्ट सब्सिडी को माइनस करेंगे तो नेट प्रोडक्ट टैक्स हो जाता है। तो अगर आप बेसिक प्राइस में नेट प्रोडक्ट टैक्स को जोड़ देंगे तो आपको मार्केट प्राइस पर जीडीपी मिल जाता है। तो इसीलिए बेसिक प्राइस का इस्तेमाल किया जाने लगा और कैलकुलेशन का आधार रखा गया ग्रॉस वैल्यू एडिशन। अब आप सोचेंगे ग्रॉस वैल्यू एडिशन बार बार बोला जा रहा है, तो हमें ये एक बार पता चल जाए कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता क्या है। तो चलिए हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं। देखिए, एक सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट होता है, ये यूनाइटेड नेशंस का एक सिस्टम होता है अकाउंटिंग रखने का, और 2008 में इससे रिलेटेड कुछ रूल्स भी बनाए गए थे। इसको बोलते हैं एसएनए यानी सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट। तो उसमें जो चीजें तय की गई, जो सोचा गया कि देश, जो बहुत सारे देश हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, उनमें अकाउंटिंग या रखने का या गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करने का एक यूनिफॉर्म पैमाना होना चाहिए। तो वहीं से ये चीज आई कि ये जो तरीका होता है जीडीपी में, उसमें थोड़ा बदलाव होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है भाई, जीडीपी तो क्या होता है ओवरऑल, यानी वस्तुओं और सेवाओं का क्या रहता है, वो अंतिम मूल्य रहता है ना। अगर आप जीडीपी को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? जीडीपी इज द टोटल मॉनेटरी और द मार्केट वैल्यू। GDP is the total monetary or the market value of all the finished goods and services produced within a country, है ना, produced within a country, और कंट्रीज बॉर्डर्स यानी कि देश की भौगोलिक सीमा के भीतर ये जो है वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है, और उसकी कीमत हम क्या ले रहे हैं, कीमत कैलकुलेट कर रहे हैं। और स्पेसिफिक टाइम पीरियड 1 साल का ले लेते हैं। तो 1 साल के भीतर वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य जो एक देश के भीतर उत्पादित हुआ है, उसका कुल मूल्य जो है वही जीडीपी बन जाता है ना। तो ये तो आपने काफी अच्छे से किया हुआ है। अब वो जीडीपी जो है उससे कई बार हमें सारी जानकारी नहीं मिलती है। हाँ, अर्थव्यवस्था की संपूर्ण जानकारी मिल जाती है कि फिनिश्ड गुड्स, टैक्सेस, ये सब मालूम पड़ जाता है, लेकिन सेक्टर वाइज अलग अलग सेक्टर्स में प्रोडक्शन की क्या स्थिति है, उनको कितनी मदद की जरूरत है, कितनी सब्सिडी की जरूरत है, टैक्स की स्थिति क्या होनी चाहिए, ये जीडीपी से पता नहीं चल पाता है। तो सेक्टर वाइज प्रोडक्शन और उस पर टैक्स और उसमें दी जाने वाली सब्सिडी को समझने के लिए ग्रॉस वैल्यू एडिशन के कॉन्सेप्ट का उदय हुआ। ठीक, तो एक तो बेनिफिट हमने यहां पर आपको बताया कि जीडीपी में क्या चीज नहीं होता है और जीबीए में क्या चीज होता है। जीडीपी में टोटल फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड सर्विसेज और उसके ऊपर टैक्स। अब वो फिनिश्ड स्टेज में जाके पता चलता है, लेकिन उस फिनिश्ड स्टेज में जाने के लिए किसी भी चीज को फाइनली बनाने के लिए अलग अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए अगर अपन लें कि हमने एक स्टील का बर्तन खरीदा, तो क्या स्टील का बर्तन एकदम से बन गया होगा? नहीं, सबसे पहले तो भाई माइनिंग हुई होगी, माइनिंग से मान लीजिए ओर निकला होगा, आयरन ओर, लोहे का अयस्क। वो आयरन ओर जो है वो गया होगा एक स्टील की फैक्ट्री में। स्टील की फैक्ट्री में उसको उस ओर से जो है उसको प्रोसेस किया गया होगा, और प्रोसेस करके क्या बना लिया गया होगा, स्टील के रॉड्स बना लिए गए होंगे, स्टील की जो उसके जो चादरें हैं वो बना ली गई होगी, है ना। बहुत सारी चीजें स्टील की उन्होंने बना सकते हैं, है ना। तो स्टील की बहुत सारी चीजें बनी। अब स्टील की फैक्ट्री ने तो स्टील का अपना बना दिया, बहुत सारे सामान बना दिए उन्होंने, रॉड बना दी, स्टील की चादरें बना दी, और अब
एक जो बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री है उसको स्टील की जरूरत पड़ेगी। अब उन्होंने वहां से स्टील खरीदा और अपनी फैक्ट्री में लाया और वहां पर उन्होंने बर्तन बना दिया। अब वो बर्तन मार्केट में गया, बाजार में गया, उस बर्तन को आपने खरीद के लाया, बर्तन पर सरकार ने टैक्स लगा दिया और उस टैक्स के साथ आपने बर्तन खरीद लिया। अब यहां पर हमें तो मार्केट प्राइस पर सीधे सीधे बर्तन की कीमत नजर आ रही है, बर्तन का प्राइस नजर आ रहा है, लेकिन भाई उससे पहले माइनिंग करने वाले लोगों ने भी कुछ उसमें प्रोसेस किया है ना। मान लीजिए उन्होंने ओर बनाया, अयस्क बनाया, और मान लीजिए उन्होंने 100 किलोग्राम ओर बनाया और उसकी कीमत 500 रुपए रखी। अब उन्होंने उस स्टील की फैक्ट्री को बेच दिया 500 रुपए में। उन्होंने स्टील की फैक्ट्री ने उसमें लोहे की चादरें बनाई, रॉड बनाया और उन्होंने 50 किलो बनाया, 50 किलो लोहे की चादर बनाई और उसकी कीमत उनको मिल गई 2000 रुपए। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो आयरन ओर था जो खरीदा फैक्ट्री ने, स्टील की फैक्ट्री ने, वो 500 रुपए में, और उसने जो चादरें बनाई उससे प्रोड्यूस हो गया 2000 रुपए। 2000 रुपए उसको कीमत मिलने वाली है। अब यहां पर इंटरमीडिएट वैल्यू क्या हो गई, वो 500 रुपए, वो 500 रुपए इंटरमीडिएट वैल्यू है, वही माइनस होने वाला है। और वैल्यू एडिशन कितना हो गया, 1500 रुपए का। तो पहली बार में 500 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ, 0 से 500 रुपए। दूसरी बार में स्टील की फैक्ट्री ने वैल्यू एडिशन कर दिया कितना, 1500 रुपए का। अब यही स्टील की फैक्ट्री ने जो उन्होंने लोहे की चादरें बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री को बेची और उन्होंने जो बर्तन बनाया उसकी कुल कीमत हो गई 5000 रुपए, 5000 रुपीज। अब देखिए यहां पर 2000 रुपए में उसने खरीदा और उसे बना लिया 5000 रुपए में। यहां पर इंटरमीडिएट वैल्यू कितनी है, 2000, और वैल्यू एडिशन कितना हो गया, 3000 का वैल्यू एडिशन हो गया। अब आप इन सबको जोड़ लीजिए, वैल्यू एडिशन को जोड़ लीजिए, 3000 लास्ट में, उससे पहले 1500 का वैल्यू एडिशन और उससे पहले 500 का वैल्यू एडिशन, तो फाइनली हुआ कितना, 5000 रुपए। लेकिन यहां पर पता क्या चल रहा है, यहां पता यह चल रहा है कि जो ओर निकालने वाले लोग हैं उनकी स्थिति क्या है, उनको कितनी कीमत मिल रही है। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, खान से अंदर जमीन में जाके अपनी जीवन को दांव पे लगा के और वो जो है निकाल रहे हैं, ओर्स निकाल रहे हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, लेकिन उनको कीमत कितनी मिल रही, 500 रुपए, है ना। और जब स्टील की फैक्ट्री में गया उन्होंने खूब स्टील में खर्च किया, खूब लैंड, लेबर, कॉस्ट सब लगाया, एंटरप्रेन्योरशिप किया, लेकिन उनको कितना मिला, 2000 रुपए। और वही चीज निकल करके जब स्टील की फैक्ट्री में गई तो उन्होंने जो उसको बेचा तो उनको मिल गया 5000 रुपए। अब इस 5000 रुपए अगर ये फैक्टर कॉस्ट पर है या बेसिक प्राइस पर, उसको आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, तो उस पर अलग से एक टैक्स सरकार लगा देगी। वो फाइनल गुड्स पर क्या करेगी, सरकार लगा देगी। अगर वो 5000 पे 10% के हिसाब से टैक्स लगा तो वो 5000 नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, 5500 रुपए हो जाएगा, 5500। तो इस तरह से जो अलग अलग सेक्टर, स्टील के सेक्टर की क्या स्थिति है, माइनिंग सेक्टर की क्या स्थिति है, जो प्रोडक्ट बाहर निकल के आया स्टील की फैक्ट्रियों में गया, निकल के आया और दुकानों में गया, उनकी क्या स्थिति है। अब इससे क्या होता है, सरकार को समझने में मदद मिल जाती है और फिर उस हिसाब से वो अपनी पॉलिसी बना लेते हैं। तो जो वैल्यू एडिशन होता है ये जीडीपी से इसी तरह से ज्यादा लाभदायक साबित हो जाता है। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने भी ये सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स में उन्होंने ये गाइड कि आप जो है ग्रॉस वैल्यू एडिशन का इस्तेमाल करिए और उससे भी आप जीडीपी तो अब निकल ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो 2-3 चीजें मैंने जीबीए के बारे में बताया है वो देखिए उसको डिफाइन करता है। GVA is defined as value of output minus value of intermediate consumption। मैंने जो आपको अभी मौखिक रूप से एक उदाहरण बताया, इससे पहले की क्लासेस में भी मैंने उदाहरण बताए हैं, वो भी आपको लिख के समझाया था, यहाँ मैंने ओरली आपको बता दिया। तो देखिए ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर लीजिए आउटपुट में से। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो जो स्टील की फैक्ट्री थी उसने 2000 रुपए की चीज बनाई, 2000 रुपए हुआ और उसमें से 500 रुपीज
रुपीज जो था वो इनपुट था, तो 2000 माइनस 500, तो वो 500 क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उनका। तो और वैल्यू एडिशन कितना हो गया, 1500 का वैल्यू एडिशन हो गया। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जीबीए इज ए मेजर ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी मेड बाय एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इंडस्ट्री सेक्टर, वही जो बात हमने बताई। फाइनली क्या निकला हमारे पास, जीडीपी आया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। लेकिन जीडीपी एट मार्केट प्राइस तक पहुंचने में, रीचिंग अप टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस, वो जो मैंने एग्जांपल बताया अभी उस पर जरा ध्यान दीजिए। उसमें माइनिंग सेक्टर ने क्या कंट्रीब्यूट किया, उसमें स्टील सेक्टर ने क्या कंट्रीब्यूट किया, उसमें जो यूटेंसिल सेक्टर था, मतलब जिन्होंने बर्तन बनाने की जो फैक्ट्री थी उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, पता चल जाता है। तो इसीलिए जीबी इज ए मेजर ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी मेड बाय एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इंडस्ट्री और द सेक्टर। और ये बात तो मैंने आपको बताई, पहले जो होता था जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट वाज द मेन पैरामीटर। 2015 से पहले जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ही मेन पैरामीटर होता था मेजरिंग कंट्रीज ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट अंटिल द न्यू मेथोडोलॉजी इन 2015 जनवरी 2015 में आया था। तो इससे पहले यही मेन चीज था। लेकिन उसके बाद क्या चेंज किया इन्होंने, चेंज ये किया कि अब आप जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालने के बजाय आप जीबीए बेसिक प्राइस निकालिए, और जीबीए बेसिक प्राइस में आप क्या जोड़ दीजिए, नेट टैक्सेस को ऐड कर दीजिए। तो आपको टैक्सेस का भी पता चल जाएगा, और जो प्रोडक्शन अलग अलग सेक्टर्स में जो प्रोडक्शन हो रहे हैं, जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो वो अपना लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप और कैपिटल लगा रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो हैं वो अलग से दिखाई पड़ने लगेगी। तो जीबीए भी पता चल जाएगा और जो नेट टैक्सेस हैं वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। और बेस ईयर भी चेंज किया, 2011-12 कर दिया, पहले ये 2004-5 था, तो ये भी एक चेंज आया। तो यहां पर देखिए जीडीपी और जीबीए का एक रिलेशन भी आपको पता चल जाता है, जीबीए और जीडीपी का। तो अगर मान लीजिए आप फॉर्मूले में रुचि रखते हैं, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला बताया कि अगर आपको जीबीए एट बेसिक प्राइस चाहिए, तो मैंने जो टर्मिनोलॉजी वाला टॉपिक है उसको आप देखिए, मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है कि अगर जीबीए एट बेसिक प्राइस की बात करेंगे तो पहले तो जीबीए एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए हमको, और जीबीए एट फैक्टर कॉस्ट निकाल लिया तो उसमें टोटल यानी नेट प्रोडक्शन टैक्स को ऐड कर दीजिए। फैक्टर कॉस्ट में नेट प्रोडक्शन टैक्स, नेट प्रोडक्शन टैक्स मतलब क्या हुआ, नेट प्रोडक्शन टैक्स का मतलब हुआ प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, उसको हमने शॉर्ट में बोल दिया नेट प्रोडक्शन टैक्स। अब आप फिर जानना चाहेंगे, अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप जानना चाहेंगे अरे ये नेट सर ने ये क्या नई चीज बोल दी, प्रोडक्शन टैक्स बोल दिए, है ना, प्रोडक्शन सब्सिडी बोल दी। तो भाई इसके लिए आपको थोड़े पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि वहां हमने डिटेल में बताया है। फिर भी आपको बता देते हैं कि प्रोडक्शन टैक्स का मतलब ये टैक्स होता है जो कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो वन टाइम यानी अपनी फैक्ट्री के दौरान, वो फैक्ट्री लगाने के बाद वो जो है रेवेन्यू देता है सरकार को, वो जो है रजिस्ट्रेशन टैक्स देता है, लाइसेंस फीस देता है, लैंड रेवेन्यू देता है, तो वो सब जो खर्चे करता है ना वो प्रोडक्शन टैक्स होता है। और सरकार जो फैक्ट्री लगाने के दौरान या शुरुआत में कभी जमीन के ऊपर, कभी मशीनरी लगाने के ऊपर जो टैक्स सब्सिडी देती है वो प्रोडक्शन सब्सिडी हो जाती है। तो प्रोडक्शन टैक्स में से प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो आपको नेट प्रोडक्शन टैक्स आ जाता है, और उसको आप किस में ऐड कर देंगे, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कॉस्ट में। तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइस बन जाएगा। ठीक, अब देखिए बेसिक प्राइस पर अगर आप गए, क्योंकि आजकल जो इकोनॉमी में जो मेजरमेंट हो रहा है वो ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइस हो रहा है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म है। अब ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइस में क्या जोड़ना है, तो मैंने पहले ही बताया आपको, उसमें नेट टैक्सेस जोड़ना है, नेट टैक्सेस। यहां पर भी नेट प्रोडक्शन टैक्सेस था, यहां पर है नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। यहां पर कौन सा टैक्स है, नेट प्रोडक्ट, ये बीच में प्रोडक्ट आ जाएगा, नेट प्रोडक्ट टैक्स। अब बोलेंगे सर प्रोडक्ट टैक्स, हाँ इसको भी डिटेल में हमने बताया हुआ है पहले। तो प्रोडक्ट टैक्स
फिर भी आप 2 लाइन में इसे समझ सकते हैं। प्रोडक्ट टैक्स मतलब ये हो जाता है कि जब कोई वस्तु बन जाती है और बनने के बाद सरकार जो उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है वो प्रोडक्ट टैक्स है। और अगर सरकार ने कीमतों को कम करने के लिए जो अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी होगी गवर्नमेंट, तो कभी कभी क्या करती है सरकार छूट भी दे देती है, सब्सिडी भी दे देती है। तो अगर जो सरकार ने टैक्स लगाया वो प्रोडक्ट टैक्स था और उस प्रिपेयर्ड यानी फिनिश्ड गुड्स के ऊपर अगर सरकार ने कोई सब्सिडी दे दी तो वो क्या हो गई, प्रोडक्ट सब्सिडी हो गई। तो प्रोडक्ट टैक्स में से प्रोडक्ट सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो वो नेट प्रोडक्ट टैक्सेस हो जाएगा और उसको किस में जोड़ देंगे, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइस में जोड़ देंगे तो आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो जाएगा। तो देखिए इन फॉर्मूला से आपको बहुत सी जानकारी मिलती है। यू हैव सो मेनी इंफॉर्मेशंस बाय दीज फॉर्मूलाज। क्या इंफॉर्मेशन मिली कि अगर हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस चाहिए और हमें अगर जीबी एट बेसिक प्राइस मिल जाए, जीबी एट बेसिक प्राइस, तो जीबी एट बेसिक प्राइस और जीबी एट फैक्टर कॉस्ट में ज्यादा अंतर नहीं होता है, ये लगभग बराबर ही होता है। तो आप इजीली फैक्टर कॉस्ट और बेसिक प्राइस को समझ जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि टैक्सेस कितने लगाए गए हैं, किसी भी फिनिश्ड गुड पर टैक्सेस कितने लगाए गए हैं, क्योंकि ये नेट टैक्सेस यही बताता है आपको कि फाइनल टैक्सेस कितने लगाए गए हैं और एक्चुअली जो प्रोड्यूस किया गया है फैक्टर कॉस्ट पर, बेसिक प्राइस पर, वो एक्चुअली कितना था। तो दोनों को आप अलग अलग करके देख सकते हैं। तो इससे बहुत फायदा पॉलिसी मेकर्स को होते हैं। अब मुझे ये पूरा भरोसा है कि आप लोगों को जो ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन, फिर ग्रॉस वैल्यू एडिशन फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस वैल्यू एडिशन बेसिक प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडिशन बेसिक प्राइस में नेट टैक्सेस को ऐड करने के बाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपके जहन में, आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ गया होगा। तो ये काम आसान हो जाता है। अब क्या आसान हो जाता है, इसको समझना कि आखिर हमने जीडीपी अगर अप्लाई करते हैं तो हमको क्या चीज मिलता है, क्या फायदा होता है, और जीबीए अप्लाई करते हैं तो हमको क्या फायदा होता है। मेन हमारा टॉपिक यही है, इसीलिए हमने बोला यहाँ पर जीबीए एंड जीडीपी कंपैरिजन। तो मेन देखिए क्या चीज हमने बताया है, इसमें 2-3 फायदे अगर आप देखेंगे। पहली चीज तो ये है कि अगर आप जीबीए देखते हैं तो जीबीए आपको, अब ये फॉर्मूले पर नजर रखिए, फॉर्मूले पर नजर रखिए, इसी से आपका पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट पर नजर रखिए। यहां पर मैंने बोला कि जीबीए अगर आपको मालूम है तो इससे हमें पता चलता है कि प्रोड्यूसर जो उत्पादक है वो प्रोड्यूसर की स्थिति क्या है। सप्लाई साइड, प्रोड्यूसर साइड यानी सप्लायर की स्थिति, प्रोड्यूसर की स्थिति, इसको जानने के लिए ग्रॉस वैल्यू एडिशन हमारी मदद करता है। आ रहा दिमाग में कि अगर जीबीए फैक्टर कॉस्ट पता चल गया तो मैंने जो अभी एग्जांपल में आपको बताया था, माइनिंग के बाद स्टील फैक्ट्री के बाद बर्तन उद्योग के बाद वो मार्केट में बर्तन जाता है बिकने के लिए। इसी तरह से किसी भी सेक्टर में आप जाइए तो आपको यहां से ये पता चलने लग जाता है कि प्रोड्यूसर साइड यानी उत्पादक लोगों की स्थिति क्या है, वो क्या उत्पादन कर रहे हैं, उनको कितना खर्च आ रहा है, उसमें क्या उनको मदद देने की जरूरत है, उनकी समस्या क्या है। तो जीबीए गिव अस द पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड, or the supply side, and at the same time the GDP gives the picture from the consumer side or the demand side। अब इसे आप ध्यान रख सकते हैं, जीडीपी जो है ये क्या है, जिस कीमत पर व्यक्ति ने खरीदा, फिनिश्ड गुड को खरीदा, या जिस कीमत पर कोई व्यक्ति ने किसी सामान को परचेज किया या किसी सर्विसेज को खरीदा, परचेज किया। तो जो जीडीपी रहता है ये हमें पिक्चर देता है, ये हमें बताता है कंज्यूमर साइड, ये कंज्यूमर क्या चाहता है। कंज्यूमर चीजों को सस्ता करना चाहता है, कंज्यूमर को बहुत महंगा पड़ रहा है, डिमांड कम तो नहीं हो रही है,
है ना, डिमांड कम हो रही है तो फिर इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं टैक्सेस में कुछ चेंज तो नहीं करना पड़ेगा। बहुत से इकोनॉमिक बहुत सारी चीजें अपने आप दिमाग में आने लग जाती है। तो इकोनॉमी में जब आप कंज्यूमर साइड पर अगर आपको देखना है, कंज्यूमर की स्थिति के बारे में सोचना है, तो आप जीडीपी का इस्तेमाल करिए। और अगर प्रोड्यूसर साइड पे देखना है, सप्लाई साइड को देखना है, तो आप क्या करेंगे, आप जीबीए का बेसिक प्राइस पे इस्तेमाल करेंगे या जीबीए फैक्टर कॉस्ट पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और एक चीज देखिए, बोथ मेजर्स नीड नॉट मैच। कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी ये जो होता है ना, ये जीबीए और जीडीपी मैच नहीं करता है, ये बोथ डज नॉट मैच। तो क्यों नहीं मैच करता है? इसलिए नहीं मैच करता कि अगर जीबीए बेसिक प्राइस पर दिया हुआ है तो नेट टैक्सेस तो अलग से जुड़ेगा ना, और जब जीडीपी मार्केट प्राइस पे दिया है तो उसमें टैक्स ऑलरेडी एडेड है। तो जो नेट टैक्सेस हैं, अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से आप टैक्सेस को घटाओगे तब जाके वो ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइस के बराबर होगा। तो इसीलिए कई बार जीबीए जो होता है बेसिक प्राइस पे कम होता है और मार्केट प्राइस ज्यादा होता है। तो अंतर किस चीज का है? नेट टैक्सेस का। किस चीज का अंतर है? नेट टैक्सेस का। इसीलिए वो डिफरेंस नजर आता है। अब देखिए यहां से एक बहुत अच्छा कंक्लूजन नजर आता है। क्या नजर आ रहा है आपको कि यार कभी कभी ऐसा होता है कि जीडीपी में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ, सरकार दिखाती है कि जीडीपी में 7% का ग्रोथ हुआ, 8% का ग्रोथ हुआ, 5% का, फिर अलग अलग सेक्टर वाइज भी निकालती है। ठीक, एग्रीकल्चर सेक्टर में 3% का ग्रोथ हुआ, इंडस्ट्री सेक्टर में ज्यादा होता है 9% 10% का ग्रोथ हुआ, सर्विस सेक्टर में थोड़ा पिछले कुछ सालों में और ज्यादा हुआ, तो उन्होंने दिखाया कि 10% का ग्रोथ हुआ। ऐसा अलग अलग सेक्टर का उन्होंने ग्रोथ दिखाया। अब उन्होंने ये दिखाया कि अलग अलग सेक्टर का ग्रोथ उन्होंने दिखाया, और वो दिखाया जीडीपी के आधार पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर। अब अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे उन्होंने आधार दिखाया तो पता चला, अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे, कि भाई प्रोडक्शन तो उतना ही था, वो तो बढ़ा ही नहीं। वो ग्रोथ तो इस कारण दिख रहा था क्योंकि सरकार ने टैक्सेस ज्यादा लगा दिए थे। टैक्सेस लगाने से पता चला कि चीजों की कीमतें बढ़ गई। अब चीजों की कीमतें बढ़ी, अब मार्केट प्राइस में क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या होता है कि अल्टीमेटली हम फाइनल कीमत लेते हैं ना। अगर 5,000 की चीज है और उस पर 500 रुपए टैक्स लगा दिया तो 5500 रुपए की हो गई ना। और ऐसे करोड़ों चीजें देश में जो बनती हैं, ऐसे लाखों सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड होती हैं, और सब पर थोड़ा थोड़ा टैक्स बढ़ा दिया तो अल्टीमेटली क्या होगा, जीडीपी ग्रो करने लग जाएगा, ज्यादा तेजी से ग्रो करने। लेकिन क्या वास्तव में जीबीए भी बढ़ा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन भी हुआ? तो ये चीज अगर हमें जानना है वास्तविक तौर पर, तो इसके लिए हमें जरूरत होती है ग्रॉस वैल्यू एडिशन की। तो कभी कभी जीडीपी जो होता है वो आंकड़ों का खेल हो जाता है, लेकिन जीबीए जो होती है वो रियलिटी होती है, वास्तविकता हो जाती है ना। तो यहां पर मैंने थोड़ी 2-3 बिंदुओं में आपको बताने का प्रयास किया है कि जीबीए फ्रॉम प्रोड्यूसर साइड और द सप्लाई साइड एंड द जीडीपी थ्रू द कंज्यूमर और द डिमांड साइड। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा जो जीबीए होता है ये बेसिकली प्रोड्यूसर साइड या सप्लाई साइड से ज्यादा रिलेटेड रहता है, और जीडीपी जो होता है वो कंज्यूमर या डिमांड साइड से रहता है। फिर हमने आपको ये अभी जिक्र किया कि बोथ डज नॉट मैच। क्यों नहीं मैच करता है? क्योंकि जीबीए का जो बेसिक प्राइस होता है, जब तक आप उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं जोड़ेंगे तब तक जीडीपी मार्केट प्राइस कैसे आएगा? तो जब जीडीपी मार्केट प्राइस जो होता है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड रहता है, इसीलिए ये ज्यादा हो जाता है और ये कम रहता है। एक चीज और बताइए कि समटाइम्स फास्ट इंक्रीज इन द टैक्स सो फास्ट इंक्रीज इन जीडीपी बट नॉट इन प्रोडक्शन। कभी कभी ऐसा होता है इकोनॉमी में कि टैक्सेस में जब बहुत ज्यादा तेजी से वृद्धि की जाती है तो लगता यह है कि इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन हकीकत ये रहता है कि प्रोडक्शन उतनी तेजी से बढ़ नहीं रहा होता है। तो ये चीज भी हमने आपको जिक्र किया। लेकिन जीबीए का एक और फायदा होता है, अगर सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन
इसमें क्या होता है, सेक्टर वाइज ब्रेक डाउन कर सकते हैं ना, आप छोटे छोटे पार्ट में बांट सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हॉर्टिकल्चर सेक्टर की क्या स्थिति है, तो फ्लोरिकल्चर सेक्टर की क्या स्थिति है। अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में अलग अलग इंडस्ट्री का सेक्टर वाइज डिवीजन कर सकते हैं कि यार सीमेंट इंडस्ट्री की क्या स्थिति है, फिर स्टील इंडस्ट्री की क्या स्थिति है, फिर सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है क्या, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री की क्या स्थिति है। तो अलग अलग सेक्टर में जाके आपको अगर समझना है, इकोनॉमिस्ट को समझना है, पॉलिसी मेकर को समझना है, तो हमें जरूरत पड़ेगी ग्रॉस वैल्यू एडिशन की। क्यों? क्योंकि सेक्टर में भी वैल्यू एडिशन को बताने में का काम करता है जीबीए, छोटे छोटे पार्ट में बांट करके, है ना। तो आप और एग्जाम्पल मेरा ध्यान रखिए आप कि कैसे छोटे छोटे पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे हमने बोला कि एक स्टील का बर्तन आपने खरीदा, लेकिन उस स्टील के बर्तन तक पहुंचने के लिए कितने सारे सेक्टर इन्वॉल्व होंगे, उसमें माइनिंग सेक्टर इन्वॉल्व होगा, स्टील सेक्टर इन्वॉल्व होगा, है ना, उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इन्वॉल्व होगा और भी कई चीजें उसमें इन्वॉल्व होगी, तब जाकर के वो स्टील की दुकान में जो है वो वस्तु पहुंचा और आप तक फिनिश्ड गुड के रूप में पहुंचा। तो जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो हमारे नीति निर्माता होते हैं, तो उनको तो हर एक सेक्टर पर ध्यान देना पड़ता है ना, कि कोई सेक्टर ऐसा तो नहीं, माइनिंग सेक्टर में लोगों की जो है वो प्रॉपर उनको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, या माइनिंग सेक्टर के जो उत्पादन है वो घट रहा है, क्यों घट रहा है, तो उसका रीजन जानना है। क्योंकि माइनिंग सेक्टर का उत्पादन घटेगा तो इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, इंडस्ट्रीज पर पड़ने लगेगा। इंडस्ट्रीज पर उत्पादन घटेगा, इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट पर पड़ने लगेगा। एम्प्लॉयमेंट पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो इसकी इम्पैक्ट परचेजिंग कैपेसिटी पर पड़ने लगेगा, और अल्टीमेटली थोड़े समय के बाद दिखेगा कि यार बाजार में मंदी आ गई, है ना, बाजार में लोग सामान खरीदने वाले नहीं है, डिप्रेशन है बाजार में, मार्केट में डिप्रेशन मौजूद है, रिसेशन मौजूद है। तो क्यों? तो पता चला कि माइनिंग सेक्टर पर ध्यान नहीं दिया गया, इसीलिए उत्पादन कम हुआ, इंडस्ट्रीज को जो कच्चा माल था, रॉ मटेरियल है, वो सही समय पर और सही कीमत पर नहीं मिला, जिसके कारण इंडस्ट्रियल ग्रोथ उस अनुपात में नहीं हुआ। और जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुआ, इंडस्ट्री नहीं उसमें प्रोड्यूस नहीं हुई, तो जब मार्केट में चीजें बनने के लिए आई तो वहां भी चीजें या तो महंगी हो गई या फिर उनको मिली ही नहीं। तो बहुत सारे क्राइसिस पैदा हो जाती है, बहुत सारे संकट पैदा हो जाते हैं। तो इसीलिए ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या करते हैं, ए सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन प्रोवाइडेड बाय जीबीए measures help policy makers decide which sectors need incentives। कौन सा वो सेक्टर है जिसे इंसेंटिव यानी प्रेरणा, प्रेरित करने की जरूरत है। स्टिमुलस एंड अकॉर्डिंगली फॉर्मुलेट सेक्टर वाइज पॉलिसीज। पता चल जाता है भाई पॉलिसी मेकर को कि किस सेक्टर को मदद करने की जरूरत है, किस सेक्टर को सब्सिडी देने की जरूरत है, किस सेक्टर में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है तो हमें उस पर टैक्स लगाने से इकोनॉमी को फायदा हो सकता है। ये सब समझने के लिए ग्रॉस वैल्यू एडिशन हमारी मदद करता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जीडीपी का महत्व कम नहीं होता। जीडीपी का महत्व इसलिए कम नहीं होता कि अगर हमें कि दो देशों की इकोनॉमिक कंडीशन को कंपेयर करना है, इफ यू वांट टू कंपेयर टू कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशन की टोटली प्रोड्यूस कितना हुआ, कितनी मॉनेटरी वैल्यू क्रिएट हुई उस देश में, भले वो टैक्स के साथ हो या जिस भी साथ हो, तो फाइनली टोटल वैल्यू कितनी प्रोड्यूस हुई, कोई इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, उसको जानने के लिए हमें जीडीपी की जरूरत होती है। तो जीडीपी की उपयोगिता, यूटिलिटी जीबीए के आने से कम नहीं होती है, बल्कि जीबीए हो और जीडीपी ये दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाले कंसेप्ट हैं। जीबीए अपनी तरह से मदद करता है, कैसे मदद करता है, तो ये आपको बताता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, ये आपको बताता है कि किस सेक्टर में
कितनी मदद की जरूरत है, या किस सेक्टर में कितना टैक्स लगाए जाने की जरूरत है, किस सेक्टर में लोगों को ज्यादा और एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावना है। पॉलिसी मेकर जो नीति निर्माता हैं उसके आधार पर फर्दर पॉलिसी बना सकते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन का अपना एक महत्व है, लेकिन जीडीपी अल्टीमेटली ये बताता है कि टैक्स की स्थिति क्या है, कितना टैक्स सरकार ने लगाया है, कितने टैक्स से वसूली हुई है, और अल्टीमेटली प्रोडक्शन कितना है, जो आप जीबीए बेसिक प्राइस या जीबीए फैक्टर कॉस्ट से निकालते हैं। तो आप इस तरह से जीबीए को समझ जाते हैं और जीडीपी को भी समझ जाते हैं, और दोनों का अपना अपना जो महत्व है वो भी समझ जाते हैं। तो जीबीए और जीडीपी both are complementary to each other, does not contradict, so we have to take in economy help from both sides, but we should be clear in our mind। हमको अपने दिमाग में स्पष्ट रखना चाहिए कि अगर हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर बात कर रहे हैं तो हमें जीबीए का भी पता होना चाहिए, नेट टैक्सेस का भी पता होना चाहिए। जब आप जीबीए एट बेसिक प्राइस की बात करेंगे तो आपको जीबीए एट फैक्टर कॉस्ट भी पता होना चाहिए, और जीबीए एट फैक्टर कॉस्ट की बात करेंगे तो आपको साथ में कि प्रोडक्शन टैक्सेस क्या हैं और प्रोडक्शन सब्सिडी क्या दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ जब आप जीबीए एट बेसिक प्राइस से जीडीपी एट मार्केट प्राइस तक जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार ने प्रोडक्ट टैक्सेस क्या लगाए हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या लगाए हैं, और कितनी सरकार जो है सब्सिडी दे रही है। तो इस तरह से नेशनल इनकम के बारे में लगभग सारी बातों पर हमने यहाँ चर्चा कर ली है। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है अलग अलग मेथड से, इसके अलावा जितने भी टर्म्स इसमें उपयोग में लाए जाते हैं, कहीं कहीं पर अगर कुछ आपको समझने में दिक्कत आ रही हो तो इसीलिए मैंने सारे टर्म्स को भी एक्सप्लेन किया है कि प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन सब्सिडी, प्रोडक्ट सब्सिडी, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, उन सबको भी फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस, क्योंकि इन सब चीजों में लोगों को दिक्कत आती है। तो हमने ये सब भी क्लियर किया कि फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस पे कैसे जाते हैं, बेसिक प्राइस से मार्केट प्राइस पर कैसे जाते हैं, है ना। याद होगा, आप देखे होंगे अगर वीडियो तो आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा, क्योंकि इन सब चीजों को हमने बार बार रिपीट किया है। और रिपीट करने के पीछे हमारा कारण यही है कि आपके दिमाग में ये चीजें इतनी बार आपके दिमाग में गूंजे कि आपको ये अच्छी तरह याद हो जाए, इसीलिए हमने रिपीट किया है। ये रिपीट करना कोई हमारा कोई आदत नहीं है या शौक नहीं है। इस टॉपिक में स्पेशली हमने रिपीटेशन किया है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि इसमें लोगों को तकलीफ होती है, परेशानी होती है, और एग्जाम पास कर जाते हैं और जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस ही नहीं समझ पाते। तो अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, और हमें ये भी उम्मीद है कि आप आने वाले समय में हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, साथ ही साथ हमें कमेंट भी करेंगे और हमारे इस चैनल में अपना शेयर भी करेंगे और लोगों तक इन बातों को पहुंचाएंगे, क्योंकि ये सब चीजें हमारे लिए मोटिवेशनल होती है। धन्यवाद।